Hind everyone. You all are welcome in Cadet Coffee Times with ANO प्रीति स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत क्यूरियस होते हैं कि एनसीसी होता क्या है या एनसीसी में ऐसा क्या अलग होता है जो हमारे एकेडमिक्स में नहीं होता, और जिन स्कूलों में एनसीसी नहीं होती उनके भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एनसीसी क्या है। तो दोस्तों, आज हम वो सारी बातें लेके आए हैं बिहाइंड द सीन कि एनसीसी है क्या, और आपकी इन सारी बातों को जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैडेट्स आए हैं जो अलग अलग विंग के हैं। सबसे पहले हम आइए मिलते हैं अपने कैडेट से। तो हमारे साथ है कैडेट कॉर्पोरल यशिका शर्मा जो हमारी एयर विंग की कैडेट है। वी वेलकम यू यशिका। थैंक यू। हमारे साथ हैं पेटी ऑफिसर कैडेट उस्तत कौर, और हमारे साथ हैं लीडिंग कैडेट इतिशा देसवाल। सो हमारी इतिशा और अपने उस्तत जो है कामल कॉन्वेंट स्कूल की हैं, और इन्होंने अपने एनसीसी के विंग में 2 साल अपने 8th और 9th में कंप्लीट करके अब ये हमारे साथ क्लास 10th की स्टूडेंट हैं। तो पहले मैं यशिका आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चे पूछना चाहते हैं कि हम एनसीसी ज्वाइन क्यों करें। एनसीसी की फुल फॉर्म पे आते हैं। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। हाँ, ठीक है। हमारे साथ सबसे पहली बात, एनसीसी में अगर हमें सीखनी है लीडरशिप, बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस, अच्छा, और साथ में हमने सीखनी है अगर पब्लिक स्पीकिंग, कैसे हमारा एनसीसी का मोटो है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जैसे हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो कब हम एनसीसी की एक्टिविटीज के साथ सीख जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं लगता। अच्छा। मैं जब स्टार्टिंग में एनसीसी ज्वाइन करी थी, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, तो उसमें स्टार्टिंग में मैं ऐसी थी कि कोई मुझे बोलता था ना कि यशिका अपना नाम ले, मैं बोलती थी इतनी डाउन वॉइस में कि मेरी आवाज़ शायद मेरे आगे बैठे सीनियर तक भी नहीं पहले पहुंचती थी। अच्छा। और आज एनसीसी के दौरान जब मेरे 3 इयर्स एनसीसी में ख़त्म हो चुके हैं, 3 इयर्स विद रिग्रेस ट्रेनिंग, रिग्रेस एंड एंजॉय वाली ट्रेनिंग, उसके बाद 3 साल के बाद जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, मैं हर जगह बोल सकती हूँ। कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया। आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल भी पा रही हूँ ना, ये सिर्फ एनसीसी की वजह से है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वाई वी शुड ज्वाइन एनसीसी, तो ये कहने का मतलब है कि आप जब उसको ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर जो ये चीज़ें होती हैं वो उस वाई का आंसर देती हैं, है ना। आप बताइए उस्तत। मैम, आई बिलीव कि जैसे यशिका दी ने मैम ने भी बताया, कुछ लोगों को लगता है एनसीसी सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है। हाँ जी। बट एनसीसी तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारे पर्सनल बिहेवियर के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं डेवलप करता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न है कि वाई वी शुड ज्वाइन एनसीसी। आपके हिसाब से इतिशा? मैम, वो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसे भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि जैसे हम कहीं पे भी बैठे होते हैं, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं। सो दैट्स कि हमें एनसीसी ये बताती है कि हमें ऐसे सीधा बैठना होता है। वो हमारे सामने अगर हम किसी इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हैं, या हम मान लो कि अपने किसी जॉब इंटरव्यू में भी गए हैं, तो हमें सामने अपना इंप्रेशन कैसे बनाना है, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हम कैसे क्लास में जब एंटर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें बताई जाती है। क्या बात है। मैं भी आप लोगों के सामने एज एन एएनओ छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही कहा कैडेट्स ने कि पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है। एक्चुअली वाई वी शुड ज्वाइन एनसीसी, टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी पता है एक्टिविटीज़ के थ्रू इस तरह से ग्रूम हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे अपने पोस्चर को ठीक बैठना, चलना, और इवन एक हमारा जो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अलग स्टैंड आउट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें एक वो पोस्चर सिखा दिया जाता है कि कैसे हमें खड़े होना है, कैसे बातचीत करनी है। तो वो जो ऑफिसर लाइक ट्रेड्स होते हैं ना, मेरे को लगता है वो एनसीसी आपको हिडन वे में सिखाई देती है। तो वेरी वेल सेड। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक्चुअली में जब हम एनसीसी में जाते हैं और हम एनसीसी को मतलब जब वो पूरी तरह से हमसे रूबरू होती है एनसीसी, तो उसमें सीखते क्या हैं। तो अभी जैसे आपने एनसीसी ज्वाइन कर लिया है, और जो हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्यूरियस हैं कि सीखते क्या हैं इसमें, एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यस, सबसे पहले एनसीसी में सिखाई जाती है हमें ड्रिल। ड्रिल, ओके। ड्रिल एक पार्ट है हमारे डिसिप्लिन का। अच्छा। और इंडियन आर्मी डिसिप्लिन के लिए बहुत मानी जाती है, ये सबको पता है। बिल्कुल। हमारे अंदर जो चटकी आती है काम करने की, चटकी क्या होता है? चटकी क्या होता है? चटकी होता है हर काम को ऐसे चुटकियों में ओके, ऐसे ऐसे चटक से खत्म ये करना। एनसीसी लैंग्वेज है। ओह अच्छा, एनसीसी की लैंग्वेज है चटकी। चटकी। यस, ओके। तो वो सिखाती है हर काम, नॉट ओनली ड्रिल बट एवरीथिंग। ओके। हमारे सीनियर्स की कमांड हमारे सलाखों पर होती है। ओके, अच्छा। अगर हम सीनियर्स को, वो भी हमारे एल्डर हैं, हाँ जी। सीनियर्स को, आगे हमारे पेरेंट्स को, ये सारी चीज़ें हमारे सलाखों पर आने लग जाती है। हमारे अंदर कमांड और ऑर्डर लेने की एक
काबिलियत आने लग जाती है। उन्होंने कह दिया सावधान, तो हमारी आई रोल भी नहीं होती है। अच्छा, चाहे हमारे आगे धूप हो, पसीना आ रहा हो, कोई इंसेक्ट हमारे ऊपर बैठा हो, वो टाइम भी जब हम लेते हैं ना, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम होता है ना कि बस। और हम अपने आप को पुश करते हैं। अच्छा, हम अपने आप को पुश करते हैं कि इतनी तेज गर्मी हो रही है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट अगर हम हिल गए तो हमें पता है हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, तो इसी से हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है एनसीसी के थ्रू। बहुत सही। और आपकी इस डिसिप्लिन की बात से हमें अपनी पुरानी कथाएं भी याद आती हैं कि जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं, चाहे रामचंद्र जी की हमने कहानियाँ सुनी हैं, चाहे विवेकानंद जी हो गए, चाहे कोई भी हमारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई हैं, आप सब जानते हैं उन्होंने वो जो कर्मठ बन के वो जो अपना पसीना बहाया है, उस पसीने को ही हम आज एक तरीके से याद रख रहे हैं। तो जो पसीना आप ग्राउंड पे बहाते हो, वो जो बॉडी के अंदर आप अपना पॉस्चर को करेक्ट करते हो, या जैसे आपने कहा कि अपने हमारे जो कमांडिंग जो भी हमें हैं, चाहे सर हैं, मैम हैं, जो भी हैं, उनकी कमांड्स को लेते हो और सोचते हो कि नहीं, हमें हिलना नहीं है। और चाहे हमें पसीना भी आ रहा है, चाहे हमारे को कुछ हो भी रहा है, और कहा जाता है ना कि टिकलिंग करते रहो, अपने पैरों को हिलाते रहो, है ना, कि वो करते रहो, मूवमेंट करते रहो, और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि आप वो हरकत भी कर रहे हो। तो बहुत सही कहा यशिका। आपका ड्रिल के लिए क्या कहना है उस तरह? मैम, ड्रिल में आई बिलीव हमारी बॉडी में हमें तालमेल सिखा देते हैं कि अच्छा, कैसे हम अपने पैर को अपने हाथ से कोऑर्डिनेट करें, बहुत कैसे सही, हम अपने हाथ पैर को दूसरों के हाथ पैरों से कोऑर्डिनेट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Exactly. यूनिटी। और इनकी बातों से एक बिहाइंड द सीन की बात याद आ रही है कि अक्सर हम जब ड्रिल करते हैं ना, तो कई बच्चे एक हाथ और सेम पैर को आगे बढ़ाते हैं, और हम सोचते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप कितना भी उनको ट्रेन कर दो, वो फिर भी वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो बॉडी, वो जैसे आपने कहा उस्ताद, बिल्कुल सही, कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, और वो धीरे धीरे फिर सीख भी जाते हैं। आपका क्या कहना है इतिशा? हम ड्रिल में जैसे हमारी विल पावर, और उस तरह जैसे कहा यूनिटी ऐसे कि जैसे हमें कमांड मिली है तो हमने साथ में सबने करना है। हाँ जी, कोई भी इधर से उधर हुआ तो हम सबको रगड़ा मिलेगा, तो सबको यूनिटी में ही करना है। अच्छा, एंड हमारी विल पावर ऐसे कि चाहे धूप हो, बारिश हो, अभी मैम ने बताया कि हमारे आसपास कोई इंसेक्ट है, हमारे ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा है, या हमारे आंखों में पसीना जा रहा है, हम आई रोल भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारी विल पावर होगी कि हम वहाँ पे एक ही जगह पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे सीनियर ने हमें ऑर्डर दिए, हमारे कमांडर ने हमें ऑर्डर दिया कि नहीं, आपको यहीं पे खड़े होना और सावधान पोजीशन में एक ही जगह पे खड़े। ओके। लेकिन अब मेरे को लग रहा है जो हमें सुन रहे हैं और जो अभी तक एनसीसी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा, वो तो डर रहे होंगे। तो तुम अब मुझे ये बताओ कि इंजॉयमेंट पोर्शन कौन सा होता है उसमें, कि आप लोग जब कहीं पे भी होते हो, चाहे एनसीसी की एक्टिविटी अपने स्कूल या कॉलेज में कर रहे हो, या कैंप्स पे, चलो कैंप्स का बताओ थोड़ा सा, कि वहाँ पे इंजॉयमेंट कैसे होता है? हम जैसे हम अपने हाँ जी, बोलो बोलो। दोस्तों के साथ होते हैं वहाँ पे, हमारे सारे जो हमारे साथ के हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, या हमारे सारे बचपन के दोस्त, या अभी जो रिसेंट दोस्त बने हैं, जो मतलब हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमें उनका बेसिकली जो बिहेवियर है वो है कैसे, वो स्कूल में कैसे होते हैं, वो मतलब हम एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम वहाँ ज़्यादा मस्तियाँ मार पाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जब आप एटीसी कैंप में जाते हो, एनुअल ट्रेनिंग कैंप में, तो वही जो फ्रेंड्स आपके बचपन से एलकेजी से आपके साथ होते हैं, उनको इतना जानने का मौका नहीं मिलता, तो कैंप पे जाके आपका कहने का मतलब है कि वो पूरे 24 घंटे जो मौका मिलता है वो आप अच्छी तरह से आप जान पाते हो उनको, है ना? आपका ये कहना है? मैम, बहुत लोगों को लगता है कि झगड़ा मतलब वर्ड सुन के लग रहा है, ओ माय गॉड, ये तो कुछ है, अच्छा, डर लगता है, बट इन दी एंड वो रगड़ा ही वो फन चीज बन जाती है। अच्छा, जैसे हमें एक होता था, हमें रात को करवाते थे गाने पे, हमें ड्रिल करनी होती थी। अच्छा, ओके, गाना था ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ओके, तो हमें ऐसे उन्हें प्लीज करना होता था कि प्लीज जाने दो, अब हमें अब जाने, नींद आ रही है। ओके, तो जब तक हमारा जो हेड है या हमारा जो कमांडर है वो नहीं हो जाते, हाँ अब सुकून मिल रहा है रगड़ा देके, बट वो रगड़ा करते करते इतना मजा आने लग जाता था ना कि जेन्युइन घर जाने का मन ही नहीं करता था। अरे उसका गाना तो पूरा बताओ, वो क्या बोलते थे? आगे जाके उस्ताद बोलता था जब पूरा कंप्लीट होता था, आगे जाके उस्ताद बोलता था, आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़। तो जरा गाएं हम सब लोग मिलके इस गाने को, यस, ताकि हमारे लिसनर व्यूवर्स इसको जरूर सुने। यस, स्टार्ट करते हैं उस गाने को। ढल गया दिन हो गई शाम, जाना तो जाना है, आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़।
ओह 1 2 3 4। ओह माय गॉड। तो देख लो जी, कितना सुहाने गाने को भी कितना टेक्निकल बना दिया है हमारे कैडेट्स ने। बहुत सही। तो जो स्टार्टिंग में मेरे को लगता है जब आप करते होंगे इसमें तो बहुत लगता होगा क्या एक है, लेकिन फिर आप इतने 5-10 मिनट या 15 मिनट में इतने यूज टू हो जाते होंगे, तो मेरे को लगता है वो हर दिन आप इस रगड़े की वेट करते होंगे, एटलीस्ट गाने को तो मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सही। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, कैंप में एंजॉयमेंट कैसे मिलता है? जैसे अभी तीशा ने बताया कि हमें फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है, इसने लगाया है CATC एनुअल ट्रेनिंग, राइट? हाँ जी। एनुअल ट्रेनिंग होता है सबके लिए कंपलसरी कैंप, जो तुम हाँ जी। अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो। हाँ जी। फिर हमारे बाकी कैंप्स लगते हैं जिसका नाम है EBSB, हिम ट्रैक, जिसमें कुछ कुछ बच्चे, लिमिटेड बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा। जैसे लद्दाख के, हमारे इस बार लद्दाख के बच्चे गए हैं हिम ट्रैक पे, सारी माउंटेनियरिंग कैंप सारे उनको मिले हैं। ठीक है। क्योंकि सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग NCC खुद परखती है कि ये बच्चा इसके लिए जाना जा सकता है, आगे कर सकता है। ओके। मैंने अटेंड किया था EBSB, तो मेरे जान पहचान के तो एक ही बच्चा आया था वहाँ पर, और तो कोई था नहीं। तो फर्स्ट डे जब हम गए 10 बजे हमें ऑर्डर्स मिले कि हमारी ऐसी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए और सब सो जाओ। 10 बजे एकदम पूरी शांति, कोई फ़ोन नहीं, सब ऐसे बैठे क्योंकि एक दूसरे को जानता ही नहीं है। बिल्कुल। सेकेंड डे हमें एक्टिविटीज़ दी गई, बांटा गया। हमारी एक्सपा की टीम आई थी बैंगलोर से, जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा, और कब हम आपस में मिलजुल गए, ये भी हमें NCC ने ही मौका दिया। करेक्ट, बहुत सही। लास्ट डे जब हम गए, हमें लास्ट डे भी क्या बात करूँ, बीच के जब हम बात करते हैं तो हमारे ANOs जो भी हमारे वहाँ पर सीनियर्स होते थे, वो हमें टोकते थे कि प्लीज़ अब हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, सो जाओ, अपना फ़ोन बंद कर, तुम्हारी फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होती, बट अपना ग्रुप अब छोड़ दो, बस करो बस करो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी वो फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो जो NCC के कैंप्स के फ्रेंड्स बन गए ना, वो फिर लाइफ टाइम के फैमिली मेंबर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बात पे मैं भी थोड़ा सा एज एन ANO एक बात एडिट करना चाहती हूँ कैंप्स की। जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही, EBSB कैंप में हम भी जाते हैं, तो सही कहा, जब पहला दिन होता है ना, बिल्कुल सन्नाटा होता है, ताकि सब बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हम सोचते हैं चलो ऐसे ही 10 दिन निकलेंगे, हम लोग भी खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन आपको यकीन करके बताती हूँ, सेकंड डे बस 2 या 3 दिन जाने दो, फिर हमारे ये जो प्यारे प्यारे कैडेट्स हैं ना, वो सोने का नाम नहीं लेते। उसके 2-3 रीजंस भी होते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी होती है जो सच में इनके लिए टाइम नहीं होता। वो रुक रुक के, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ प्लान करते हैं, कुछ डे मतलब रात को जबकि लाइट्स ऑफ हो जाती है, और बिल्कुल आप अपनी टॉर्च की लाइट में या सेल की फ़ोन की लाइट में, हम लोग, मैं देख रही होती हूँ कि ब्लैंकेट के अंदर बैठ के भी ये लोग कर रहे होते हैं, अपने लिख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं। मगर ये जो बात बिल्कुल यशिका ने कही, वो जो बॉन्डिंग बना के आते हैं ना, वो कमाल की बॉन्डिंग आप सच में अपनी लाइफ में कहीं नहीं सीख पाते हो। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम जाते हैं कैंप्स में या हम ATC के लिए भी जाते हैं, तो आप तीनों के साथ ये हुआ होगा कि आपकी स्टडीज़ भी बहुत इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि जब आप कैंप में कहीं जाते हो या आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो ऑफनली आपको एग्ज़ाम मिस करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अकॉर्डिंगली नहीं होगा। तो मैं तीनों से पर्सनली पूछना चाहूँगी कि आपने अपने उस बैलेंस को कैसे रखा, क्योंकि ये तीनों जो हैं अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं, एकेडमिकली भी 90 अबव इनकी परसेंटेज है तीनों की। तो वही सीक्रेट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इन्होंने बैलेंस किया और उसको कोप अप करने के लिए क्या मंत्र है। यस उस्ताद। मैम, जो मेरा मंत्र कह लो कि उसी टाइम पे, लाइक अगर एग्जाम है, हम जैसे आपने कहा हमें मिस करने पड़ जाते हैं एग्जाम, तो अगर हम पहले ही उस चीज़ को पढ़ के रख लेंगे, ओके, एग्जाम के टाइम पे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमें वो प्रेशर ही नहीं आएगा। जैसे हाँ। क्लास में करवाया, अच्छा एक पैराग्राफ ही करवाया, माय डैड यूज्ड टू से दिस, मतलब अभी भी मुझे कहते हैं, ऑल्दो मैं कभी-कभी नहीं करती, अच्छा। बट ही इज लाइक नहीं कोई बात नहीं, करना है। अच्छा। तो इज लाइक अगर एक पैराग्राफ भी पढ़वाया ना, तो उसे बस एक रीड मार लेगा। ओके ओके। तो एग्जाम तक वो 2 बार एक कंटिन्यूअस हो गया ना, अगर मैं उसे 2 हफ्ते बाद भी पढ़ूंगी मुझे वैसा ही याद रहेगा, ओके। अगर थोड़ी देर बाद भी करूंगी तो वैसा ही रहेगा। क्या बात है, आपका क्या है? मैम, NCC को काफ़ी लोग ये मानते हैं कि NCC जो है ना हमारा टाइम ले रहा है। अच्छा। मैं ये चीज़ नहीं मानती। अच्छा, आपका कहना है कि NCC हमारा टाइम नहीं लेता? नहीं लेता। ये तो आपने बिल्कुल ही मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कैसे जी? वो इसलिए क्योंकि NCC की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जब वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन होती है वो इतनी साइंटिफिकली डिज़ाइन होती है कि हमारा कुछ 24 आवर्स में से कुछ इफेक्ट नहीं करता है, अच्छा। जब तक वो इंडिविजुअल ना चाहे इफेक्ट हो। अच्छा, ओके। सबसे मेन बात ये है, NCC एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में कंडक्ट होती हैं, बीच में कैंप्स होते हैं तो वो उस टाइम पे होते हैं जब एग्जाम्स नहीं होते। ओके। तो उससे पहले हमारे पास इतना पीरियड होता है कि हम उसको लर्न कर लें, जैसे उस्ताद ने बोला कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए।
वो इंडिविजुअल की गलती होगी, एनसीसी की नहीं, अगर उसके मार्क्स एनसीसी की वजह से नहीं आ रहे हैं। Okay. क्योंकि एनसीसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे Yes. पहली बात। Yes. कितने कितने पैसे कोर्सेज लेते हैं, ये सिर्फ लीडरशिप स्किल सिखाने के लिए। Correct. एनसीसी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतना कुछ सिखा रहा है। इवन मैं एयरविंग की कैडेट हूँ, एरोप्लेन उड़ाना। ओह यस, मेरा अगला क्वेश्चन यही था यशिका कि मतलब एयर विंग में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहे। यस, एयर विंग में सबसे पहले हमारे को एरोप्लेन की सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है। मैम मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइम ना मैंने उससे पहले मैं गुंजन सक्सेना मूवी देख चुकी थी। अच्छा हमें मिला, मुझे पहले लगा कि ऐसी यूनिफॉर्म में जाना होता होगा और साइड में हमारा एरोप्लेन खड़ा होगा और हम आराम से फ्लाई करके आ जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं चलाने को, क्योंकि हम तो फर्स्ट ईयर में, हमें क्या मिलेगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम सॉर्टी, फ्लाइंग को सॉर्टी कहा जाता है अच्छा एयरविंग में। तो मैं फर्स्ट डे गई, मुझे ओवरऑल मिला सेम गुंजन सक्सेना वाला, अच्छा डार्क ब्लू कलर, ओवरऑल जिप अप वाला पूरा ऐसे। और मैंने फर्स्ट डे एंट्री ली, शटर खुला, पूरा ऐसे शटर खुला और इतना ऐसे लग रहा था साउंड बज रहे हैं आसपास। ओए होए। और ये एक्सपीरियंस तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं ऐसे Okay. हमने एंटर किया, अपना एरोप्लेन देखा, और वो एयरप्लेन को जब हमने देखा ना कि हम इस विंग में, वो रिस्पेक्ट इतनी ऊपर चली गई उसके लिए खुद ही। मतलब हमें किसी ने समझाया नहीं कि हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर कैडेट के साथ ऐसा हुआ। हम गए वहां पे, हमें एरोप्लेन दिया गया, उसके बारे में सिखाया गया, और यू वोंट बिलीव मी, मैंने एरोप्लेन उड़ा लिया ऊपर जाकर। वाओ, बिलीव नहीं हो रहा सच में। मैंने ऊपर जाके एरोप्लेन उड़ाया। मतलब मैं अभी तक उस बात को ऐसे करती हूँ, मैं हवा में हूँ और मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। क्या बात है। और तुमने सही कहा यशिका, देखो हम धरती पे रह के या साइकिल चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, मैक्सिमम कार चला सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया। एरोप्लेन तो जी कोई चला ही नहीं सकता अनलेस और अनटिल उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हो। तो बहुत सही कहा हमारे कैडेट ने कि देखिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और क्या क्या होता है हमारे ये सबके लिए कंपलसरी है, मैं ये बता दूं। वाओ, ये सबके लिए कंपलसरी है। ओके, सो और कौन कौन सी एक्टिविटीज एयर विंग में होती है जो लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंट है? हमारी फायरिंग। अच्छा, वो भी होती है वहाँ पे? आर्मी की गन्स डिफरेंट होती हैं। अच्छा, एयरफोर्स की गन थोड़ी हैवी होती है। ओके जी, तो हमारे अंदर वो एंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, होल्ड करके रखना, ओके, फोकस्ड रहना। फर्स्ट डे तो हमें फायरिंग करवाते नहीं है, सिर्फ होल्डिंग प्रैक्टिस। अगर तुम्हारी गन स्टेबल हो गई तो यू विल मास्टर योर। ओके, तो आपका क्या कहना है अपने स्टडीज से रिलेटेड कि कैसे आपने कोप अप किया या क्या मंत्रा है? हम जैसे हम कैंप्स लगाते हैं, तो हमें बेसिकली एनसीसी के जो हम कैंप्स लगाते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है। कि हमारी सुबह होती है कि हमें अपना अटेंडेंस देनी होती है बेसिकली, कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई वो बैरिक में तो नहीं है। बैरिक में जहाँ पे हम सारे कैडेट साथ में रेस्ट करते हैं रात को या साथ में बैठते हैं। तो हमें बेसिकली कि हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमें बीच में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है अपने कपड़े चेंज करके आने के लिए, क्योंकि हमें क्लासेस यूनिफॉर्म में लगानी है। हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसके लिए हमारा ट्रैक सूट होता है। तो हमें मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है बीच में रेस्ट करने का। एंड हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ दी जाती है। हमें जैसे हमें किस चीज़ पे बोलना है तो हमें उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी होती है। हमें उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि हमें वहाँ जाके क्या बोलना है बेसिकली। तो उसके लिए भी हमें वहाँ पे अपना टाइम हमें मैनेज करना आता है कि हमें ये चीज़ कब करनी है, हमें कब टाइम मिलेगा और हम कैसे कर पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब हम अपने कैंप से वापस आते हैं, वैसे तो उस्ताद ने जो कहा कि सबको पहले ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप कैंप लगा के आओगे तो बेसिकली आपको अपना टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो आप मैनेज कर पाओगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कब काम करना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। ऐसे नहीं कि जैसे आप टाइम टेबल बना लेते हो अपना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाया है 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है तो 2 घंटे मैथ्स ही पढ़नी है। ऐसा नहीं करना होता है। ऐसा होता है कि लाइक आपका मैथ्स वीक है तो आपके मैथ्स को ज़्यादा टाइम चाहिए। आपको मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। बिल्कुल। तो इस हिसाब से कि आपको मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से टाइम देने। ये नहीं है कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट को कंपल्सरी है देना। तो आपको उस हिसाब से अपने कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज। बिल्कुल। अभी जैसे इन्होंने अपना एयरफोर्स का बताया तो मैं भी जानना चाहती हूँ उस तक कि कौन सी नेवल की कौन सी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे नेवल ज्वाइन करना चाहते हैं या उनको विंग मिलती है नेवल की, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कैच होल्ड करती हैं और आपको एज ए 8th क्लास के स्टूडेंट
या बाकी भी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपको उन 8th क्लास के स्टूडेंट्स से स्टैंड आउट करवाती है बाकी स्टूडेंट्स से, तो कौन सी एक्टिविटीज़ हाँ, है? वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कॉमन होती है एयरफोर्स और नेवी या आर्मी में। बिल्कुल। पर कुछ स्पेसिफिक होती है, जैसे नाम की फ्लाइंग फ्लाइंग है, हाँ। अब हमारे नेवी में होती है कि हमें शिप मॉडलिंग आती है। अच्छा, शिप बनाना पूरा? शिप लिटरल हम वुड काट के सैंड पेपर से उसे रब करके, मेरे को लगता है आप भी बनाते अरे हो। मैं तो ये बताना, मेरा भी था ये, तो एरो मॉडलिंग कहा जाता है। एरो मॉडलिंग आपके में भी है ना? एरो हाँ। मॉडलिंग होता है, हम उड़ाते भी हैं, हमारा आरसी खुद हम प्रिपेयर करते हैं, रिमोट अच्छा। कंट्रोल तो एरोप्लेन। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल वाला भी होता है, ग्रेट। तो फिर हो गया शिप मॉडलिंग। शिप मॉडलिंग होती है। फिर हमें स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग भी सिखाई जाती है। अच्छा, तो ये आपके यूनिट पे होता ये है? हमारी यूनिट में अच्छा। होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्या बात है। कैंप स्पेसिफिकली होते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है और सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वो नहीं। अच्छा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्नॉर्कलिंग हो गया, आपको स्विमिंग हो गया, ये सिखाई जाती है, क्या बात है। और हमें कयाक बोट पे कैकिंग भी करवाई जाती है। ओके, अच्छा, लेक के बीच में जाके ये भी करवाई। ओके। और कौन से स्पोर्ट्स आपको याद आ रहे हैं? वाटरमैनशिप भी होती है कुछ? यस मैम, और हमें सीमेंटशिप होती है, जैसे हमें नॉट्स बांधना सिखाया जाता है। अच्छा, ओके। तो कहाँ पे कौन सी नॉट ज़्यादा यूजफुल रहती है हमारे लिए, वो भी हमें मुझे लगता है आपके में वो एक ऑस्कर फ्लैग भी होता है, वो भी Yes, कुछ होता है, ma'am. वो क्या एक्टिविटी होती है? सेमाफोर होता है। सेमाफोर, ओके। रेड एंड येलो कलर के फ्लैग्स होते हैं। अच्छा, वो एक बेसिकली दो शिप्स अगर डिस्टेंस पे है, रेडियस अच्छा। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभी। क्या बात है। नेटवर्क एंड उसे पहुंचना। सो फ्लैग्स के थ्रू अल्फाबेट्स इन्होंने करे हैं, जैसे एक अगर हम हाथ ऐसे रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, तो हमारी आर्मी ABCD या हमारी जो अच्छा, वो हाँ। होती है, उसको सिग्नल्स अल्फा, होते हैं, ब्रावो, हाँ, चार्ली। अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। क्या बात है। तो देखा कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप 8th क्लास की, 9th क्लास की या कॉलेज की बुक्स के अलावा ये सब चीज़ फ्री में सीखते हो, और उसके साथ साथ जो उन्होंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, एक्सपा जैसे इन्होंने बोला, और जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, मेरे को लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल। वो आपको सिखाते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, वॉर्स के बारे में बताते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जैसे इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं अगर छोटी होती तो मैं पक्का बनती है कैडेट। अभी मुझे आपसे एक पूछना है कि जैसे हमें हमारी जो सिलेबस बुक होती है, तो एक हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर जो वॉर हैं और जो उनसे रिलेटेड जीके है, वो हमारी जीके बुक्स में या हमारे सिलेबस बुक में, हिस्ट्री की बुक में कंपलसरी होना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? मैम, हाँ कंपल्सरी होना चाहिए, बट एक लेवल तक। ओके। बिकॉज आई बिलीव सबको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, बट सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स भी होते हैं। अच्छा। अब किसी को फर्दर इसी बैकग्राउंड में जाना है तो उसके लिए तो हाँ टोटली Okay. बेसिक तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ सारे मिनिस्टर्स एंड ऑल Okay. बेसिक पता होना चाहिए। बट अगर किसी ने मैथमेटिशियन बनना है, करेक्ट, वो फर्दर अगर वो जीके पे इतना जोर लगाता रहेगा, वो अपने मैथ्स पे कैसे फोकस करेगा? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमारा जैसे और सिलेबस होता है, जैसे हम अपने और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट या करिकुलम वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हिस्ट्री हमारी या फिर जो हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस की नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज क्या है, कैसे करता है, वो होना चाहिए आपके हिसाब से, यशिका? आई तो टोटली बिलीव कि जीके में ये इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्योंकि- सब्जेक्ट होना चाहिए जी, ये इनवर्ड। क्योंकि हम आर्म फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शायद हिस्ट्री क्या ही बचेगी उसमें ना। ओके, हमारे अच्छा, आर्म फोर्सेस ने हमें क्या नहीं दिया है। Okay. आज हम चैन की नींद ले पा रहे हैं हमारे आर्म फोर्सेस की वजह से। बिल्कुल। वो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वेपन्स कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये सब फिजिक्स में तो आ ही जाएगा। यस, वेरी ट्रू। वो भी जी। अपना ओपिनियन ठीक है, बिल्कुल हाँ सही जी। बात है। और हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे आर्म फोर्सेस यूज कर रही है, हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल सही है। तो आर्म होना फोर्सेस का सिलेबस बिल्कुल होना चाहिए। जीके और आर्म फोर्सेस हमारे हिस्ट्री में या कहीं पे भी करिकुलम में ऐड होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है? मैम, मतलब हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे जवान जो है वहाँ पे कितनी ठंड होती है, फिर भी हमारे मतलब हम वहाँ पे इतनी जैकेट्स पहन के जाते हैं। कुछ लोग जाते भी नहीं कि हाय हाय इतनी ठंड है, जैसे अभी इतनी गर्मी हुई है, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। करेक्ट। लेकिन उस इतनी गर्मी में भी मतलब इतनी गर्मी है अभी राजस्थान में कि वहाँ पे अगर आप सैंड पे एक पापड़ रखोगे तो मतलब पापड़ बन जाएगा। करेक्ट। हाँ, कच्चा पापड़ भी पक्का बन जाएगा। Yes, हाँ, ma'am. तो हाँ। इतनी गर्मी होने के बावजूद हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब ताकि चैन के नींद सो पाए, आराम से अपनी पढ़ाई बिल्कुल। कर पाए, अपने करियर पे फोकस कर पाए। बिल्कुल। इसके लिए वो लोग वहाँ पे इतनी तपती धूप में हमारे लिए खड़े हैं।
तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस है। तो आपसे अगर मैं अगला क्वेश्चन उससे जो रिलेटेड है कि अगर जैसे हम एनसीसी का सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं, आप लोग अलग से पढ़ते हो, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक स्कूल में हमारे एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, हम उतनी लिमिट के कैडेट्स को ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर मैं कहूँ कि वो एनसीसी का जो सिलेबस है अगर हम कंपलसरी कर दें तो क्या होगा? हमें एनसीसी का सिलेबस छोड़ो, एनसीसी ही कंपलसरी कर देनी चाहिए। ओके, एनसीसी सिलेबस के साथ क्योंकि अगर हमारी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन, अगर किसने डिफेंस, एनसीसी हमें फोर्स नहीं करती है कि तुम्हें डिफेंस में जाना है। रुको, तुम क्या कहना चाहती हो कि मतलब एनसीसी से मुझे जो लगता है वो ये था कि एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का। और कुछ लोग ये आंसर भी करते हैं कि मेरे को आर्म फोर्सेस में नहीं जाना तो मैं एनसीसी ज्वाइन क्यों करूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरा अगला क्वेश्चन था जिसका आंसर आप खुद ही दे रहे हो। ओके, तो एनसीसी तो कंपलसरी हो जानी चाहिए, क्योंकि एनसीसी से जो हमें डिसिप्लिन मिलता है ना, वो सिर्फ हमें आर्म फोर्सेस में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारे एसएसबी इंटरव्यू में काम नहीं करेगा, वो हमारे अगर हमें बैंकिंग में जाना है वहाँ पे भी हमें सुबह उठना है, वहाँ पे भी बैठकर हमें टाइम मैनेज करना है। yes, you're right. तो ये एनसीसी के बिना तो मुझे नहीं लगता आएगा। तो मतलब आपका कहने का सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट जो है ये वाला वो कंपलसरी हो जाए, बिल्कुल हो जाना तो चाहिए। फिर वो जो ओ माय गॉड, ये तो तुमने एक नया विजन दिखा दिया, इंडिया का नया विजन। तो सोचो कि सारे के सारे अगर स्टूडेंट्स को ऐसे सलीके से बैठना आ जाएगा तो यस, वो तो अपने अंदर जो लाएंगे फिर वो कहीं भी किसी भी पोस्ट पे होंगे, किसी भी कुर्सी पे होंगे तो उस कुर्सी को भी महत्व दे रहे होंगे। बहुत सही बोला। आपका क्या ओपिनियन है? मैम लाइक एनसीसी जो हमें डिसिप्लिन और मतलब बेसिकली हमारी पर्सनालिटी को प्रूव करता है, वो होना चाहिए। बिल्कुल। बट जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें, जैसे हमारी एनसीसी की बुक्स होती हैं, हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी जीके है वो तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे हमारा नेवल विंग है, हमारी स्पेशल अलग से बुक होती है, हमें नेवी की बोट्स एंड ऑल के बारे में बताया जाता है, जो अलग अलग टाइप की शिप्स होती हैं इनके बारे में बताया जाता है। तो कंपलसरी एनसीसी होना चाहिए। हाँ, मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उसमें हमें कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एनसीसी में सिर्फ पर्सनालिटी ग्रूमिंग ले करनी है, जिन्हें सिर्फ एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। ओके, तो मेरा मानना है कि हमको एनसीसी करनी है, अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। तो मेरे को लगता है कि हम सबको एनसीसी करनी चाहिए। क्या बात है, ये तो मेरे को आपकी बात से है, एज एन एएनओ बाय प्रोफेशन बार बार मैं यही कहूँगी कि मुझे भी याद दिलाती है कि बहुत सारे हमारे कैडेट्स ऐड होते हैं और सच में जिस समय वो इंटरव्यू देते हैं या ऐड होते हैं तो बड़ी प्लेज लेते हैं, हम ऐसे डेडिकेटेड बनेंगे, ये बनेंगे, फिर बाय द एंड ऑफ द 2 ईयर पता चलता है कि फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट दे आर डूइंग। तो तुमने बहुत सही कहा इतिशा, अगर कंपलसरी होगा, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, बिना सर्टिफिकेट के सब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली वो जो है ना कि मेरे को ये इसलिए करना है कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं इसलिए ज्वाइन करना हूँ, वो भी हट जाएगा। बहुत सही। तो हम एक बार सर्टिफिकेट के इम्पोर्टेंस आप व्यूअर्स को बता दो। ओके, यस, तो कि क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे सर्टिफिकेट की? बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब हम एनसीसी कंप्लीट करते हैं, हमारा जो 2 इयर्स होता है, जो स्कूल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे पास सर्टिफिकेट ए आता है। वो सर्टिफिकेट ए आपकी जो पेपर होता है, रिटन पेपर, उसको देने के बाद मिलता है। उसमें प्रॉपर आपका रिटन टेस्ट होता है, ड्रिल होता है और एग्जाम होता है इंटरव्यू टाइप। उसके बाद आप वो ए सर्टिफिकेट को एटीसी कैंप लगाने के बाद आप ए सर्टिफिकेट को हासिल करते हो। दूसरी बात, फिर जब आप कॉलेज में जाते हो, आप अपने 3rd ईयर में जब होते हो, 2nd ईयर में होते हो, तो कुछ में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर हो गया और आप अगर कॉलेज लेवल में हो तो 2nd ईयर हो गया, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ऐसे ही जब आप 3rd ईयर में होते हो या 4th ईयर में होते हो अपने इंजीनियरिंग के या ग्रेजुएशन के, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सी होता है। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको सच में इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। ए सर्टिफिकेट का फिर भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना बी और सी सर्टिफिकेट का है, क्योंकि बहुत सारी हमारी आर्म फोर्सेस में एंट्री होती हैं जो डायरेक्ट एनसीसी के थ्रू होती हैं। और तो और अगर आप ये सर्टिफिकेट लेके कोई और प्रोफेशन में भी जाते हो ना और आप होल्ड करते हो और इंटरव्यूअर आपके साथ देखता है, ओ यू आर अ कैडेट, सो वो समझ ही जाता है कि अगर एक कैडेट रहा है तो उसने रगड़ा जरूर किया होगा, उसने डिसिप्लिन जरूर किया होगा, तो वो फर्म आपको ईजिली ले लेती है बिकॉज वो ट्रेड्स ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी पहले कैसी थी और बाद में क्या ग्रूम हुई, कहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो जो चेंज दिखा, वो इतिशा आपसे शुरू करना चाहती हूँ। यस मैम, मेरे को ये चीज़ दिखा कि मैं जब पहले पढ़ाई कर रही होती थी या कहीं बैठी होती थी तो मेरा बैठने का तरीका, चलने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट क्योंकि मैं बैठती थी बिल्कुल नॉर्मली, आराम से, किसी भी तरह से बैठ जाती थी,
बट अब पता चल रहा है कि बैठने का एक तरीका होता है, हमें कैसे बात करनी होती है हमारे सामने जो बैठा है उससे, कि जैसे हमें मान लो आपसे बात करूँ तो मैं आपसे बात करूँ तो मुझे आप ही की तरफ एक कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, आप ही की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वहाँ देख रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत और सही। हमें बेसिकली ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में अपने दिखी है कि मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। क्या बात है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, ऐसा नहीं है कि आज भी मैं नहीं रोती हूँ, हाँ बीच बीच में होता है कि नहीं आज सोने दो मम्मी, आज नींद आ रही है, बट नहीं, उठना पड़ेगा हमें। अगर अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, आप जो करोगे अपने लिए करोगे और किसी को आप मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको खुद के लिए करना है जो करना है। और मैं करूँगी ऑब्वियसली कि मैं अपनी टीचर को भी प्राउड करवाना चाहूँगी, उन्होंने इतनी मेहनत की है हम सब पे, वो हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो हाँ उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि मैं मतलब मैं अब स्टेज पे बोल सकती हूँ, मैं आज यहाँ पे आपके सबके सामने बोल रही हूँ। बिल्कुल मैम की तरह, मैम ने भी स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हें भी पहले स्टेज फियर था और मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था। अगर मतलब मैं एनसीसी में नहीं होती, मैं मैम के साथ नहीं होती, मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती कहीं जाके बोलने की, तो मैं आज यहाँ पे बोलने से पहले कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करके आई होती और यहाँ पे आपके सामने बोलने से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती बोलने में। बहुत सही, बहुत सही। कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है वो एनसीसी की वजह से। यशिका आपके अंदर? हम एनसीसी जब मैं फर्स्ट डे एनसीसी में गई थी तो मैंने पोनी बना रखी थी। ठीक है, मैंने राउंड नेक वाली टी शर्ट डाल रखी थी एंड मुझे नहीं पता था ट्राउजर, उन्होंने बोला था, मैसेज आया था एक, वो भी बहुत अच्छे, जय हिंद एवरीवन, ऐसे ऐसे करके मैसेज आता है एनसीसी की तरफ से और इतने इतने आवर्स में कन्वर्ट करके तुम्हें आना होता है। तो लोअर, मुझे क्या पता कौन सा लोअर, मैं तो एक सिविलियन थी पहले, मतलब सिविल की तरह से। हाँ। सिविल्स की तरह रहती थी, मुझे जो बाकी अभी कॉमन लोग जैसे अभी रहते हैं मैं भी वैसी ही थी। एनसीसी हमें क्या फ़र्क दिलाता है कि इवन स्पोर्ट शूज़ की जगह कैनवस, मतलब ये वाला जो डिसिप्लिन था ना वो शायद कोई और नहीं दे पाता। धीरे धीरे पता चला टी शर्ट्स नहीं, कॉलर टी शर्ट लुक स्मार्ट। एग्जैक्टली, करेक्ट। टाइट लोअर्स नहीं, लोअर जो हमारे एनसीसी वाले लोअर्स होते हैं नीचे से थोड़े ब्रॉड होते हैं, हाँ, वो कितने स्मार्ट लगते हैं। एग्जैक्टली। प्लस टी शर्ट टक इन, हाँ, शूज प्रॉपर स्पोर्ट शूज, हाँ, हमारा जूड़ा प्लस जूड़ा नेट, नेल्स ट्रिम्ड, एक जो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है ना लुक्स वाइज, तुम्हें वैसी तुम बियरिंग करना, तुम्हें एक बार आ गया ना वो वैसी तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी डेवलप कर देगा। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आई थिंक दोनों ने कवर ही कर दिया। बट हाँ, जो मुझ में चेंज आया, मैं एनसीसी से पहले आई वाज लाइक यू नो मैं स्विमिंग करती थी एंड मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में थी, बट मेरा ना कभी वो स्टैमिना नहीं बना। अच्छा। एंड मैं टेढ़ा चलती थी या यू नो बैक थोड़ी नीचे रख के, बट वो ड्रिल से जो मैंने आपको बताया तालमेल बन जाता है। मेरी स्विमिंग उससे इम्प्रूव, क्या बात है। हाँ। मेरे स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत हेल्प मिली एंड हर एक इनफैक्ट स्टडीज तक में हेल्प मिली। ब्रेन तुम्हारा वैसे प्रोग्राम हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह बन जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। और वो सब चीज़ें आप अपने आप ही सीख जाते हो, है ना। अब मैं लास्ट में आपसे बस एक जाते जाते एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमने सब ना बहुत शुगर कोटेड बातें कर ली, अब थोड़े चैलेंजेस की बात करके हम इस एपिसोड को एंड करेंगे। तो क्या आपने अपने इस एनसीसी टाइम में कोई चैलेंज फेस किया है, कोई बॉडी से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड, या कोई ऐसी चैलेंज जो लगा कि आपने यार मैं एनसीसी ज्वाइन करके ये चैलेंजिंग था मेरे लिए, कोई ऐसा इंसिडेंट? सबसे पहला था टैनिंग। करेक्ट, टैनिंग, यस यस यस, वो भी एक चैलेंज है। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज सच में टैनिंग था। टैनिंग, बट फिर मैंने बीच में सोचना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं स्किन से अपने आप को जज करने लग गई तो मैं अपनी पर्सनालिटी और अपने इनर ट्रेट्स कब नोटिस करूंगी। क्या बात है। अगर मैंने टैनिंग के पीछे एनसीसी छोड़ दी तो शायद मुझसे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपने आप को धोखा दे रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैलेंज था आपका। ये मेरा सही बात है, वो आज की जनरेशन के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा हम अंदर रहते हैं, घरों में रहते हैं, स्कूल में भी अंदर रहते हैं, हम बेयरली बाहर निकलते हैं, और एनसीसी तो सारा एक्टिविटी हमारा बाहर होता है, तो डेफिनेटली ये चैलेंज भी आता होगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दोनों में से किसी को बोलना है कोई चैलेंज? यस मैम, एक तो लाइक जब हम जैसे लीडरशिप जब हमें सिखाते हैं, जब हमें कोई ऊपर हो जाता है हम कुछ लोगों के, ऑल्दो वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पता है उस टाइम पे तुम्हें लगता है तुम्हें ना सबको इक्वली देखना होता है, तुम नहीं देख सकते ये भी चैलेंज है। हाँ। कि कोई तुम्हारा दोस्त है या किसी को तुम, हाँ हो सकता है पहले तुम्हारी कभी लड़ाई हुई हो या कुछ,
तुम ऐसे नहीं देख सकते, तुम्हें इक्वल, मतलब सारे चावल के दाने ही है, कोई दाल नहीं है ओह उसमें। तुम्हें बहुत वैसे ही सही। देखना होता है, एंड वो कभी कभी चैलेंज तुम्हारी फ्रेंडशिप्स में Yes. उन्हें मेंटेन करना ही चैलेंज कभी कभी क्या बात है। देखिए आप लिसनर्स और व्यूवर्स देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातें आ रही हैं जो हमने सोचा था कोई बड़ी सी बात निकलेगी, लेकिन ये तो बहुत गहराई वाली बातें निकल के आ रही हैं। हाँ जी तिशा। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए कि हमें कैसे अपने आप को मॉडिफाई करना है। वेरी ट्रू। एनसीसी में डिसिप्लिन इज मेन, हमारी यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारा खाना खाने का तरीका इनफैक्ट वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है कि मतलब हम सोचते हैं कि यार खाना ही तो खाना है, ऐसे खाएं वैसे खाएं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम सीखते हैं ना कि हमें वहाँ पे बेसिक हमें खाना खाना कैसे चाहिए, तो उससे पता चलता है कि हाँ ऐसे खाना खाते हुए हम स्मार्ट लगता है कि हाँ हम अलग हैं, दूसरों से अलग दिखते हैं। बिल्कुल। और एक और सबसे बड़ा चैलेंज कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की समझ आती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या। यस, वो आप गहराई से समझते हो। और आप अभी कितने साल के हो? 15। तो देखिए लिसनर्स और व्यूवर्स, एक 15 साल का अगर बच्चा ये बातें कर पा रहा है और इस उम्र में सीख पा रहा है, ये ज़रूर आप समझ ही गए होंगे कि बाकी बच्चों से तो अलग ही है ना। और ये ट्रू एग्जांपल आपके सामने है एनसीसी की वजह से ही है। सो एनसीसी हमें इतना कुछ देती है और आज का हमारा एपिसोड इसी चीज़ के लिए बना था ताकि वो बातें आपके सामने लाएं कि हम एक्चुअली जब एनसीसी से कनेक्ट होते हैं या कैंप्स में जाते हैं, वो जो बॉन्डिंग बनती है, वो रात रात को जग के हम काम करते हैं, वो जो टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे हमें मोटिवेटेड होकर पढ़ना है, कैसे हमें अपने इस सब्जेक्ट को भी लेके चलना है, उसके साथ साथ लोगों के साथ हमें कोऑपरेट कैसे करना है वो भी हम सीखते हैं, कोऑपरेशन हम सीखते हैं। उसके साथ साथ खाना एक साथ मिलकर ही खाना है। वहाँ पे जब हम कैंप में जाते हैं, शायद आप लोगों को भी ध्यान होगा, कंपनी वाइज खाना मिलता है जी। तो अगर अल्फा कंपनी खा रही है तो बीटा नहीं जा सकती वहाँ पे। और तो वो एक भूख जो होती है कि भाई मेरे को भूख लग रही है, ये कब ख़त्म करेंगे खाना और कब हमारी टर्न आएगी, ये चीज़ हम घर में रह के नहीं सीख सकते। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स या कैडेट्स या आगे जो भी इस मैसेज को आगे तक पास ऑन करें कि ताकि सभी लोगों को ये मैसेज पास हो 6, 7, 8 के स्टूडेंट को बेसिकली कि एनसीसी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपने स्कूल लेवल पे इसको नहीं कर पाए हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉलेज में जहाँ पर भी जाएँ, चाहे एयर विंग है, चाहे नेवल हो, चाहे एयरफोर्स हो, कोई भी विंग आप कर सकते हो। एक और सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि जैसे ये कैडेट्स अभी स्कूल लेवल पे यहाँ पे नेवी के हैं, तो ये मत डरिए कि इनको नेवी ही मिलेगी। कॉलेज में आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी होती है तीनों विंग में से किसी एक को चूज़ करने की। हाँ, वो फाइनल होती है। तो डोंट वरी कि अगर आप अभी नेवल में हैं तो आपको एयरफोर्स विंग नहीं मिल सकती है या आर्मी विंग नहीं मिल सकती है, तो वो आपको मिल सकती है। तो ये सारी सीक्रेट्स को हम आपके साथ शेयर करने के लिए इस एपिसोड को लाए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसे जान पाए होंगे। और प्लीज़ हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। So thank you so much for listening and watching till the end. See you in our next podcast. Till then, Jai Hind.